नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके स्टडी विद योगेश में। आज का टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। इसके पहले हमने आपको लोकसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अनुसूचियाँ पढ़ाई हैं ट्रिक से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ईवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा आपका 250। अब देखिए प्रश्न कहाँ से और कैसे क्या क्या बनते हैं, कैसे घुमा के पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर पूछे अधिकतम संख्या तो आपको 250 में टिक लगाना है। अगर पूछे वर्तमान में सदस्यों की संख्या तो 245 में टिक लगाना है। यानी कि वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है और अधिकतम सीटें जो हो सकती हैं वो 250 से ज़्यादा सदस्य चुनकर नहीं आ सकते हैं। अब राज्यों से और केंद्र शासित राज्यों से आते हैं कुल 238 सदस्य, यानी 5 सदस्य नहीं आते हैं। 238 सदस्य आते हैं और बाकी के 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। वो साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, खेल के क्षेत्र से होते हैं, आदि इन क्षेत्रों से होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं 12 सदस्य होते हैं और वर्तमान में सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और केंद्र शासित राज्यों से चुनकर आते हैं वो वर्तमान में है 233। जब 233 में 12 जोड़ दिया जाता है तो हो जाते हैं 245। तो अगर पूछा जाए वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 245। अधिकतम संख्या कितनी है तो 250। वर्तमान में राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर कितने आते हैं अगर पूछा जाए तो 233। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो 12। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है जिसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अब आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। अभी अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति क्या होती है? देखिए, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता उनको वोट करती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, अर्थात जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, वे अपने अपने राज्य से जो प्रतिनिधित्व करते हैं और प्लस में 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी का भी प्रतिनिधित्व होता है और ये सदस्यों को राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब देखिए, हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 8 में से सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर विधानसभा है और वहाँ से सदस्य भाग लेते हैं, और वो हैं दिल्ली और पांडिचेरी। अब अगला प्रश्न बनता है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। अब पूछा जाए लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है आपका स्पीकर, जो इस समय ओपी बिरला है। अब राज्यसभा का सभापति और इसी को कहते हैं पदेन सभापति, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। जो उस समय जो राष्ट्रपति होगा, जो जैसे इस समय प्रेजेंट में जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष कहलाते हैं और उन्हें पदेन सभापति भी कहते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य मत इतना होता है कि सभा का संचालन करना, यानी शुरुआत करना है और बोलने की अनुमति देना। यदि कोई सदस्य कोई प्रस्ताव या कोई विचार कुछ बोलना चाहता है तो उनसे अनुमति लेकर ही बोल सकता है, और वो अनुमति प्रदान करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक सदस्य होता है जिसे उपसभापति के रूप में चुना जाता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो राज्य में जनसंख्या के आधार पर किया गया है, यानी कि जिस राज्य में जैसी जितनी संख्या उस आधार पर एक सदस्य उस जनसंख्या के पर उतने पर चुना जाता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य को चुन सकते हैं, एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर आता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो वो होती है 30 वर्ष। अब पूछ दिया जाए लोकसभा के लिए तो वो होती है 25 वर्ष। देखिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का मेंबर ही होता है उसमें से कोई जो अधिकतर प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। और राज्यसभा के लिए पूछे तो 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए पूछे तो
35 वर्ष। ठीक, क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले वह एक भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। भाई देखो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से भले ही वो विकलांग हो, चल ना पाए, कुछ भी हो, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वह दिवालिया ना हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी सरकारी पद पर ना हो, कोई सरकारी वेतन ना पाता हो, और कम से कम 30 वर्ष की न्यूनतम आयु हो। तो ये होती हैं योग्यताएं। तो आप यदि इन योग्यता है आपके पास, तो आप भी राज्यसभा के लिए सदस्य बन सकते हैं। अब है अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। देखिए, राज्यसभा के और नाम क्या क्या हैं? इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा में हमने बताया तो उसको अस्थायी सदन कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, और इसको स्थायी सदन कहते हैं और इसको उच्च सदन भी कहते हैं। ये इनके अधिनाम है, तो ये नोट करके लिख लीजिए। स्थायी सदन राज्यसभा को कहते हैं और इसको कहते हैं उच्च सदन। ठीक है, अब इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि यदि ये भंग नहीं होती है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्य को पूछे तो कार्यकाल 6 वर्ष का। देखिए प्रश्न कैसे घुमाकर पूछता है। और यदि पूछा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वो कभी भंग ही नहीं होती है। ठीक है, अगर सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का। अब देखिए, राज्यसभा के चुनाव कब होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। लोकसभा के होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, लेकिन राज्यसभा के होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और नए सदस्य उनकी जगह पर चुन लिए जाते हैं। यानी कि जैसे इस समय जो सदस्य आज चुना गया कोई सदस्य, तो वो 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा, यानी कि वो तो 6 साल के लिए रहेगा। अब ये 6 सदस्य जैसे आज चुन लिए, आज जो सदस्य चुने गए आज, यानी कि आज चुने गए, ठीक, तो वो 6 साल के लिए हो गए। अब कल के दिन जो सदस्य चुने जाएंगे तो ये कल के लिए, ये अगले 6 वर्ष के लिए हो जाएंगे और इनके 6 वर्ष पूर्ण होते ही ये रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। यानी कि वर्तमान में जैसे अब 245 सदस्य हैं, मान लीजिए 245 का 1/3 निकालना है, तो 245 का 1/3 निकाल लीजिए और जो निकल के आएगा उतने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। इस समय वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन लोकसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है वो किसी एक उन्हीं लोकसभा के सदस्य में से कोई एक ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में। अब देखिए, राष्ट्रपति के लिए पूछा जाए तो किसी भी सदन में ला सकते हैं। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। अब देखिए, राष्ट्रपति को हटाना है तो आप चाहे राज्यसभा में पहले ले आओ और चाहे लोकसभा में पहले ले आओ। अगर राज्यसभा में पहले लाए हो मान लो, तो राज्यसभा में के 1/4 सदस्य पहले प्रस्ताव लाते हैं, फिर उसमें जो है बहुमत दिया जाता है। यदि 2/3 सदस्य उसमें बहुमत प्रदान कर देते हैं तो फिर वह प्रस्ताव चला जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में 2/3 सदस्य अगर बहुमत दे देते हैं तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 62 में है। हम आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में विस्तार से ट्रिक के साथ बता चुके हैं। आप देखिए, राज्यसभा में से उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया जाएगा राज्यसभा में। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के लिए किसी सदन में ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो पहले ही बता चुके हैं 12 सदस्य। ठीक, अब सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किस प्रदेश में हैं? तो वो भैया अपना उत्तर प्रदेश है, जहाँ हम लोग रहते हैं। कुल 31 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की, 31 सीटें। अब है, राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को। देखिए, अगर मुझे लोकसभा कब गठित की गई तो 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1952, महीना वही और सन वही, खाली डेट है 17 अप्रैल। और राज्यसभा पूछे तो 3 अप्रैल। ठीक, अब अगला प्रश्न बनता है,
राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी भैया 13 मई 1952 को। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक 13 मई 1952 के दिन ही हुई थी। तो दोनों डेट, दोनों सभाओं का जो बैठक एक ही दिन पे हुई थी, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो 23 अगस्त 1954 को। अब आप कहेंगे तो इसको काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स ही कहते थे पहले। तो हाँ भैया, अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो पहले इसको काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स ही कहते थे, लेकिन अब 23 अगस्त 1954 का इसका हिंदी नाम राज्यसभा पड़ा। तो अगला प्रश्न बनता है आपका, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब डॉक्टर एस राधाकृष्णन का फुल नाम क्या है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का मतलब है राधा कृष्णन। राधा कृष्णन क्या होते हैं? देखिए, राधा कृष्णन क्या थे, आपको याद होगा, आप प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं की याद में मनाते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, शिक्षक दिवस किन की याद में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनका पूरा नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये कौन थे? देखिए, सबसे पहले ये टीचर थे, ये BHU के अध्यक्ष भी थे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ के कुलपति रहे हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट शिक्षक थे। तो इनकी याद में इनके जन्मदिन के दिन 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये पूछा जाए कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। अगर पूछा जाए अपने देश के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे भैया उपराष्ट्रपति, क्योंकि आपको मालूम है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, वही अध्यक्ष होता है। तो सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो ये थे। और बाद में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, यानी सर्वप्रथम बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार बने थे। इसके बाद फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही अपने देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो एक प्रश्न हो गया, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। फिर दूसरा प्रश्न, ये दूसरे राष्ट्रपति थे। तीसरा प्रश्न, 5 सितंबर को इनके जन्मदिन के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और चौथा प्रश्न, राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे। अगला प्रश्न बनता है, सबसे पहले उपसभापति कौन थे? तो वो थे SV कृष्णमूर्ति राव। अगला प्रश्न बनता है, कौन कौन राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? अब देखिए, पहले हमने प्रश्न में पूछा था कौन कौन जो है अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो 3 सदस्य बताए थे हमने, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जो लोकसभा जो यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस प्रश्न बनता है राज्यसभा से कि राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री कौन बना, यानी जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए बने। तो पहली तो थी इंदिरा गांधी, दूसरे थे HD देवेगौड़ा, तीसरे थे इंद्र कुमार गुजराल और चौथे थे मनमोहन सिंह जी, जिन्हें तो आप जानते ही होंगे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उपसभापति कौन है? वर्तमान में तो हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वो हैं दीपक वर्मा। दीपक वर्मा, दीपक शर्मा दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान रखिएगा, दीपक वर्मा। तो यह थे राज्यसभा से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब मिलता है आपको एक प्यारा सा सवाल, बताइए वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष या जिन्हें हम पदेन सभापति भी कहते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। तो सबसे पहले किसका उत्तर सही आता है, तो दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आपको टेस्ट का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अगले वीडियो में आपको संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आज का टॉपिक आपको ज़रूर बताइएगा मुझे। यदि कोई भी चीज़ किसी प्रकार से कोई समझ में नहीं आई है तो मुझे कभी भी किसी भी वक्त व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स पे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।